कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर उस लड़के की मुस्कुराहट छीन लेती है क्योंकि टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और अब पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। टीवी में एंकर चेतावनी देता है कि जो भी यह खबर सुन रहा है वह तुरंत अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले। लड़का यह सब देख ही रहा होता है कि तभी ऊपर के कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है। वह आवाज सुनकर उसके गले में सांस अटक जाती है। वह धीरे धीरे डरे हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ता है और कमरे में झांकता है। तभी उसकी बड़ी बहन अचानक सामने आकर उसे डरा देती है। यह बस एक मजाक था। राहत की सांस लेकर वे दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है और वीडियो कॉल पर अपने पति से इस भयानक स्थिति के बारे में बात कर रही है। उनका पिता जो एक पायलट है उन्हें चेतावनी देता है कि वो अभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो कहता है कि वे तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। स्क्रीन पर उसका पिता अपने हाथ में पहना हुआ एक लकी ब्रेसलेट दिखाता है। यह वही ब्रेसलेट होता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। यह देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है और उसे उम्मीद मिलती है। लेकिन तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने और चीखने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। माँ तुरंत फोन काट देती है और जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करने लगती है। वो एक पल भी गंवाए बिना अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। वे तीनों भागते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे कार का दरवाजा खोलकर बैठने वाले होते हैं, अचानक कहीं से एक खूंखार ज़ॉम्बी आकर उनकी माँ पर हमला कर देता है। यह सब इतना तेज होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। डर के मारे नन्ही एबिगेल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है। वह अपनी आंखों के सामने कार के नीचे से देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसकी माँ को नोच रहा है। कुछ ही पलों में उसका छोटा भाई और माँ दोनों उस ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाते हैं। एबिगेल अपनी सांस रोककर वहीं छुपी रहती है। खुशकिस्मती से वह ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। ये छोटी बच्ची डर से कांप रही होती है कि तभी वह देखती है कि उसकी माँ का शरीर अजीब हरकत करने लगा है। वायरस की वजह से उसकी माँ भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। माँ अपनी ही बेटी को कार के नीचे देखकर उसकी तरफ लपकती है। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय एक अनजान आदमी जिसका नाम कैसियस होता है, वो एक मसीहा बनकर वहां आता है। जैक तुरंत अपनी बंदूक से एबिगेल की ज़ॉम्बी बन चुकी माँ को गोली मार देता है और एबिगेल को कार के नीचे से बाहर खींच लेता है। तभी वे देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। जैक उस बच्ची से कहता है कि वह अपनी आंखें और कान बंद कर ले और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। जैक उस अकेली बच्ची का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से दूर ले जाता है। वक्त गुजरता है और अब 10 साल बाद का मंजर सामने आता है। ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान खंडहर बन चुके हैं। अब तक लगभग सारी इंसानियत या तो खत्म हो चुकी है या फिर ज़ॉम्बी बनकर भटक रही है। इस वीरान दुनिया में एबिगेल अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक वो कैसियस की देखरेख में पली बढ़ी है। जैक ने उसे ट्रेन किया है, ज़ॉम्बी से लड़ना, हथियार चलाना और खुद को बचाना सिखाया है। एबिगेल जानती है कि अगर उस दिन जैक उसकी जिंदगी में नहीं आता तो वो शायद जिंदा नहीं होती, इसलिए वो जैक को ही अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को अब अकेलापन महसूस होने लगा है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहाँ वो बाकी लोगों के साथ रह सके, लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे लगता है कि इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रात का समय है और वे दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे हैं। तभी अचानक सूखी टहनी टूटने की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपनी बंदूक उठाता है और कैंप से बाहर निकलकर देखता है। अंधेरे में एक ज़ॉम्बी तेजी से जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक फुर्ती से पीछे हटता है और लगातार गोलियां चलाकर उसे वहीं ढेर कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर एबिगेल भी वहां पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों से जंगल में ज़ॉम्बी का शिकार करते हुए इतना अनुभव हो चुका था कि ज़ॉम्बीज अक्सर झुंड में रहते हैं। वे समझ जाते हैं कि अगर एक यहाँ है तो आस पास और ज़ॉम्बीज भी जरूर होंगे। खतरा भांपते हुए वे जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और सुबह होते ही अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वे जंगल के रास्ते आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके घोड़े आवाज करते हुए रुक जाते हैं। कैसियस समझ जाता है कि खतरा बहुत करीब है। वे दोनों चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बीज से घिरी हुई दिखाई देती है। वहाँ एक इंसान अकेला ही कई सारे ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस दुनिया में वैसे
वैसे भी इंसान बहुत कम बचे थे, इसलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को बचाना था। साथ ही कैसियस एबिगेल के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था, इसीलिए वह एबिगेल से कहता है, तुम इस आदमी को बचाओगी। कैसियस देखना चाहता था कि वह पूरी तरह ट्रेडन हो चुकी है या नहीं। वह उसे कहता है, शांत रहो, सांस रोककर टारगेट पर निशाना लो और फिर शूट करो। एबिगेल बंदूक उठाती है, लेकिन घबराहट में वो जल्दी ट्रिगर दबा देती है। निशाना चूक जाता है और गोली जॉम्बी को लगने के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। यह देखकर जैक एबिगेल पर काफी गुस्सा करता है। इसके बाद वे दोनों भागकर उस आदमी के पास जाते हैं। वे देखते हैं कि गोली लगने और जॉम्बीज के हमले की वजह से वो आदमी अब बच नहीं सकता, इसलिए कैसियस उसे तड़पता छोड़ने के बजाय खुद ही मार देता है, ताकि अगर उसे जॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा जिंदा होकर उनके लिए खतरा न बन जाए। उसके बाद वे दोनों उस मरे हुए आदमी की कार और सामान की तलाशी लेने लगते हैं। कैसियस उस आदमी के जूते निकाल लेता है, क्योंकि उसके जूते फट चुके थे। जैसे ही वो जूते पहनता है, तभी वहाँ उस आदमी के साथ ही हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में कई हथियारबंद लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी जब अपने मरे हुए साथी के जूते जैक के पैरों में देखता है, तो उसे शक होने लगता है कि इन दोनों ने उनके साथी को लूटने के लिए मारा है। माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो जाता है और वे लोग कैसियस और एबिगेल पर बंदूकें तान देते हैं। जैसे ही वे लोग इन दोनों को मारने वाले होते हैं, तभी एक गाड़ी से एक प्रेग्नेंट महिला नीचे उतरती है। उसका नाम मेगन है। वह अपने साथियों से कहती है कि इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि उसे लगता है कि ये बुरे लोग नहीं हैं। तभी कैसियस फुर्ती से एक लड़की के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उनके आदमी को जानबूझकर नहीं मारा, वे तो उसे जॉम्बीज से बचाना चाहते थे। जैक उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये समझदार जॉम्बीज हैं और इनके साथ और भी झुंड आ सकते हैं। लेकिन तभी कैसियस का काला घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये एक चेतावनी थी। अगले ही पल दूर जंगल से अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं और फिर हजारों की तादाद में जॉम्बीज का एक विशाल झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। जॉम्बीज इतनी तेजी से टूट पड़ते हैं कि किसी को भागने का मौका तक नहीं मिलता। मजबूरी में सभी लोग वहीं खड़े होकर हथियारों से मुकाबला शुरू कर देते हैं। सभी के पास हथियार तो होते हैं, लेकिन जॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्रुप के कई लोग एक एक करके जॉम्बीज के काटने का शिकार हो जाते हैं। जो लोग बचते हैं उनके पास छिपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं होती और कुछ ही देर में उनकी संख्या बहुत कम रह जाती है। इसी बीच एक ताकतवर आदमी भी दुर्भाग्य से जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो जाता है। तब सभी को एहसास हो जाता है कि वे इस झुंड के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए एबिगेल उस प्रेग्नेंट मेगन को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और कैसियस तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। पूरे ग्रुप में अब सिर्फ ये 4 लोग ही बचे थे, बाकी सभी जॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। पीछे एक काले चेहरे वाला जॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर ये चारों जान बचाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में कैसियस पीछे बैठी महिला से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? पूछने पर पता चलता है कि ये लोग एक जगह जाना चाहते थे जिसका नाम शिपटाउन है। कहा जाता है कि वहाँ अभी भी सुरक्षित इंसान रहते हैं, वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटी हैं और हम सब वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते थे। यह सुनकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यही तो वो जगह थी जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन कैसियस कहता है, यहाँ ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट महिला का पति बाहर निकलता है, जिसका नाम डेविड है। वो कहता है, मैं मैकेनिक हूँ और गाड़ी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन टूल्स न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए वे लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल सफर शुरू कर देते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद वे लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी थीं, लेकिन हर तरफ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। सबसे पहले वे लोग इस जगह की अच्छी तरह जांच करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो वे रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। रात होते ही वे लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल शिपटाउन जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। वो मेगन से उस जगह के बारे में बात करने लगती है। मेगन बताती है, हमारा शिपटाउन में रहने वाले लोगों से रेडियो पर संपर्क हो चुका है। वो एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। ये सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक आ जाती है। दूसरी तरफ कैसियस बाहर चारों तरफ जाल बिछा देता है, ताकि अगर वे सो भी जाएं तो खतरा पास आते ही उन्हें तुरंत पता चल जाए। कैसियस अंदर आता है और एक मैप निकालकर सबको समझाता है कि वो मेगन और डेविड को कुछ दूरी तक छोड़ देगा और उसके बाद वे अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। लेकिन
एबिगेल इस फैसले से खुश नहीं होती। वो कैसियस के पास जाकर उससे बहस करती है। डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेले सुरक्षित नहीं पहुंचा पाएगा, हमें उनके साथ जाना चाहिए। कैसियस शांत आवाज में कहता है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन एबिगेल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि वही काले चेहरे वाला जोम्बी उनकी गाड़ी की गंध सूंघते हुए उनके पास तक पहुँच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटो देख रही होती है। तभी नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो तुरंत समझ जाती है कि जोम्बीज अंदर आ चुके हैं। वह सबको चेतावनी देने के लिए तेजी से नीचे दौड़ती है, लेकिन तभी एक जोम्बी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ती है और पूरी ताकत लगाकर उस जोम्बी को जोरदार धक्का देती है। जोम्बी लुढ़क कर नीचे गिर जाता है, लेकिन इस धक्का मुक्की में एबिगेल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो खुद भी गिरने ही वाली होती है कि तभी ठीक समय पर कैसियस वहाँ पहुँचता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। उधर बाहर वही काले चेहरे वाला जोम्बी अपने झुंड के साथ वहाँ पहुँच चुका था। वे अपने मरे हुए साथियों की गंध का पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे, लेकिन कैसियस का लगाया हुआ जाल काम कर जाता है। जैसे ही जोम्बीज का झुंड अंदर घुसने की कोशिश करता है, अचानक एक जोरदार धमाका होता है और कई जोम्बीज चिथड़ों में उड़ जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर कैसियस समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाना है, क्योंकि पूरा झुंड अब बहुत करीब आ चुका है। खुशकिस्मती से वे लोग उसी वक्त वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एबिगेल को अचानक एक आइडिया आता है। वह कैसियस से कहती है, पास ही एक पुराना एयरपोर्ट है जहाँ मेरे पिता काम करते थे, शायद वहाँ कोई प्लेन मिल जाए जिससे हम सीधे शिप टाउन पहुँच सकें। कैसियस इस प्लान को बहुत रिस्की मानता है। वो साफ कहता है, एयरपोर्ट एक खुली जगह है, अगर हम वहाँ फंस गए तो भागने का कोई रास्ता नहीं होगा और यह भी तय नहीं है कि वहाँ कोई प्लेन मिलेगा भी या नहीं। लेकिन एबिगेल की जिद और उसकी उम्मीद आखिरकार कैसियस को मानने पर मजबूर कर देती है। जब वे एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ एकदम सन्नाटा होता है और रनवे पूरी तरह खाली पड़ा होता है। कैसियस की बात सच साबित होती है। दूर दूर तक कोई जहाज नजर नहीं आता, लेकिन तभी उनकी किस्मत पलटती है जब वे एक पुराने बंद गैराज का शटर उठाते हैं। अंदर एक छोटा हवाई जहाज खड़ा होता है। ये देखकर सबकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, लेकिन एक समस्या थी, वो जहाज कई सालों से बंद पड़ा था। डेविड तुरंत इंजन चेक करता है और कहता है, इसे चालू करने में मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। अब उनके पास समय बहुत कम था। डेविड जल्दी जल्दी टूल्स लेकर इंजन ठीक करने में जुट जाता है, जबकि कैसियस और एबिगेल आसपास पहरा देने लगते हैं। तभी कैसियस दूरबीन से देखता है कि सैकड़ों जॉम्बीज पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। वह जोर से चिल्लाकर सबको चेतावनी देता है, हमारे पास अब वक्त नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। एबिगेल बिना एक पल गंवाए पायलट की सीट पर कूदकर बैठ जाती है। उसके पिता पायलट थे, इसीलिए उसने बचपन में कॉकपिट के कंट्रोल समझे थे और वही धुंधली यादें आज उसके काम आने वाली थीं। बाहर कैसियस अपनी गन से गोलियों की बौछार कर देता है ताकि उन राक्षसों को प्लेन के पास आने से रोका जा सके। एबिगेल कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करती है। प्रोपेलर घूमना शुरू करता है, लेकिन जॉम्बीज अब बिल्कुल प्लेन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। एक जॉम्बी प्लेन से लटक भी जाता है, जिससे कैसियस सटीक निशाना लगाकर नीचे गिरा देता है और तभी प्लेन हवा में उठने लगता है। जैसे ही जहाज टेक ऑफ करता है, सबके चेहरों पर राहत की सांस आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ ही पलों की मेहमान थी। जैसे ही प्लेन ऊपर उठता है, इंजन से काला धुआं निकलने लगता है, क्योंकि 10 साल से बंद पड़ी मशीन अब जवाब दे रही थी। अचानक इंजन में जोरदार धमाका होता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। कैसियस अपनी सूझबूझ से प्लेन को पेड़ों के ऊपर क्रैश लैंड कराने की कोशिश करता है। जोरदार झटके लगते हैं, प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं जाती। अब उनके पास पैदल चलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। वे लोग अपना सामान उठाते हैं और फिर से एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। कई मील पैदल चलने के बाद वे लोग एक वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। रात हो चुकी थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कैसियस पूरे इलाके को ध्यान से चेक करता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है, तो वे वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। वे लोग मैप देखते हैं तो पता चलता है कि शिप टाउन अब बस 2 दिन की दूरी पर है। उसी रात मेगन कैसियस के पास आती है और उसका धन्यवाद करती है। वह कहती है, अगर तुम नहीं होते तो हम कब के मर चुके होते। उसकी बातें सुनकर पत्थर दिल कैसियस भी पिघलने लगता है। वो मेगन को अपने अतीत का सच बताता है, वह सच जिसने उसे इतना कठोर बना दिया था। कैसियस बताता है, जब ये वायरस फैला था तो मेरी पत्नी इन्फेक्टेड हो गई थी और मुझे अपने ही हाथों से उसे गोली मारनी पड़ी। उस दिन कैसियस के अंदर का इंसान मर गया था, लेकिन आज मेगन को देखकर उसे फिर से जीने का एक मकसद मिल गया है। वह वादा करता है कि वो मेगन को सुरक्षित शिप टाउन तक पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में एक और सच्चाई छिपी हुई थी। मेगन का पति डेविड अपनी पिस्तौल अपने सिर पर रखे खड़ा था। वह खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस अफरा तफरी में एक जॉम्बी उसके पैर पर काट चुका था। जख्म छोटा था, इसलिए
वायरस धीरे धीरे असर कर रहा था। डेविड जानता था कि वो जल्द ही एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि जब तक उसके शरीर में जान है वो अपनी पत्नी को शिप टाउन तक पहुंचाएगा और उसके बाद खुद को खत्म कर देगा। अगली सुबह जब वे लोग फिर से चलना शुरू करते हैं तो कैसियस की अनुभवी नजरें डेविड की लड़खड़ाहट को पहचान लेती हैं। कैसियस को उस पर शक हो जाता है। वो डेविड को पकड़कर सबसे दूर ले जाता है और उसकी पैंट ऊपर करके देखता है। वहाँ ज़ॉम्बी के काटने के निशान साफ दिखाई देते हैं। कैसियस तुरंत अपनी गन डेविड के माथे पर तान देता है और पूछता है, तुम खुद मरना चाहोगे या मैं अपना काम करूं? डेविड शांत आवाज में कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस अपनी पत्नी को सुरक्षित देखना चाहता हूं। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं खुद को खो रहा हूं, मैं खुद को गोली मार लूंगा। डेविड की आंखों में सच्चाई देखकर कैसियस उसे एक मौका देने का फैसला करता है। सफर फिर से शुरू होता है और चलते चलते फिर रात हो जाती है। तभी उन्हें जंगल के बीच एक घर दिखाई देता है। यह घर वहाँ होना बहुत अजीब था। कैसियस चौकन्ना होकर बंदूक तानते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही वे घर के करीब पहुँचते हैं, अचानक एक तेज स्पॉटलाइट उनकी आंखों पर पड़ती है और स्पीकर पर एक भारी आवाज गूंजती है, अपने हथियार नीचे डालो वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। कैसियस समझ जाता है कि अंदर कोई इंसान है। एबिगेल हिम्मत करके आगे आती है और जोर से कहती है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें बस मदद चाहिए। हमारे साथ एक प्रेग्नेंट महिला है। कुछ पल की खामोशी के बाद घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने आता है एक आधे उम्र का आदमी जो खुद को एक साइंटिस्ट बताता है। वो उन्हें अंदर आने का इशारा करता है और कहता है, तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो, बस अपनी बंदूकें बाहर छोड़ आओ। शर्त मानकर वे लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर वो आदमी उनका बहुत उत्साह से स्वागत करता है। वो खुद को एक साइंटिस्ट बताता है और कहता है, मैंने यह जगह इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि यहाँ मुझे रिसर्च करने में आसानी होती है। साइंटिस्ट उन्हें खाना भी देता है। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह का खाना सजा होता है, ऐसा खाना जो उन्होंने शायद पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा था। भूखे भेड़ियों की तरह वे सब खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन बातों बातों में साइंटिस्ट कुछ अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है, ये वायरस बुरा नहीं है, ये तो इंसानों का अपग्रेड है। वो पागलों की तरह समझाता है, कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और सिर्फ ताकतवर ज़ॉम्बी बनकर राज करेंगे। उसकी बातें सुनकर कैसियस और बाकी लोगों को अजीब सा महसूस होने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये आदमी सामान्य नहीं है। तभी डेविड की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वायरस अब तेजी से असर दिखा रहा था। वो वॉशरूम में जाता है और आईने में खुद को देखता है। उसकी नसें काली पड़ चुकी थीं और आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। वो समझ जाता है कि उसका समय अब खत्म होने वाला है। जब वो वापस हॉल में आता है तो देखता है कि कैसियस, एबिगेल और मेगन तीनों बेहोश होकर सोफे पर पड़े हैं। साइंटिस्ट उनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला चुका था। डेविड गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन साइंटिस्ट एक डिवाइस का रिमोट बटन दबा देता है। बटन दबते ही डेविड के शरीर में जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। साइंटिस्ट शैतानी हंसी के साथ कहता है, सालों की मेहनत के बाद मैंने ये डिवाइस बनाई है जो ज़ॉम्बीज़ के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। अब मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं, मैं उनका राजा हूँ। डेविड की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को और अपने साथियों को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो एक लैब था। साइंटिस्ट उनके सामने खड़ा होकर कहता है, अब तुम लोग मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहोगे? वो एक पिंजरे की तरफ इशारा करता है जहाँ एक खूंखार ज़ॉम्बी औरत कैद थी। वह उसी साइंटिस्ट की पत्नी थी जिस पर उसने अपने पागलपन भरे प्रयोग किए थे। साइंटिस्ट पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। ज़ॉम्बी बनी उसकी पत्नी बाहर निकलती है और उस पर ही हमला कर देती है। लेकिन साइंटिस्ट फिर से बटन दबाता है और वो उसके इशारों पर कैसियस और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। ज़ॉम्बी औरत कैसियस पर झपटती है, लेकिन कैसियस उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। उसी दौरान डेविड के अंदर वायरस की ताकत जाग उठती है। वो एक झटके में अपनी रस्सियां तोड़ देता है और सबको आजाद कर देता है। यह देखकर साइंटिस्ट डर कर भाग जाता है। बिना वक्त गंवाए वे चारों बाहर निकलते हैं और साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वह पागल साइंटिस्ट अपने डिवाइस से ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज उनके पीछे लगा देता है। आगे रास्ता बंद हो जाता है और उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। डेविड जानता था कि अब उसका अंत करीब है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कसम देकर उन्हें आगे भेज देता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बीज़ से भिड़ जाता है। वो बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार मारा जाता है। उसकी कुर्बानी की वजह से बाकी लोग बच निकलते हैं। कैसियस और एबिगेल मेगन को संभालते हुए भागते भागते आखिरकार शिप टाउन के किनारे पहुंच जाते हैं। ऊपर टावर पर बैठे लोग ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाकर उन्हें बचा लेते हैं। उनके लिए एक नाव आती है और वे सुरक्षित अंदर पहुंच जाते हैं। पीछे काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड को रोक देता है क्योंकि वे पानी पार नहीं कर सकते थे। अगली सुबह वे देखते हैं कि ये जगह कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाई गई है, लेकिन कैसियस को यह भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती। वो एबिगेल से कहता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल साफ मना कर देती है। उसे इतने सालों बाद लोगों के बीच रहकर जो खुशी मिली थी वो उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है क्योंकि कैसियस को खतरा दिख रहा था, लेकिन एबिगेल को नई
जिंदगी। उधर मेगन एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती। मरने से पहले वो अपनी बच्ची कैसियस को सौंप देती है। कुछ दिन बाद एबिगेल देखती है कि एक लड़का छुपकर एक गुप्त केबिन में जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और वहाँ जाकर एक बड़ा सच सामने आता है। पूरे शहर के नीचे बम लगाए गए थे ताकि मुसीबत के समय पूरा शहर उड़ा दिया जाए, लेकिन मुसीबत उसी वक्त आ जाती है। वही पागल साइंटिस्ट जॉम्बीज को कंट्रोल करते हुए शहर पर हमला कर देता है। पानी के रास्ते हजारों जॉम्बीज शहर में घुस जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। जैक तुरंत एबिगेल को बचाने के लिए जॉम्बीज से लड़ते हुए उसे ढूंढने निकलता है। आखिरकार वो एबिगेल तक पहुंच जाता है। तभी साइंटिस्ट एबिगेल पर हमला करता है। जैक उससे भिड़ जाता है और मौका मिलते ही उसके हाथ में लगी कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। जैसे ही डिवाइस टूटती है, जॉम्बीज उसी साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच डालते हैं। अफरा तफरी में सब लोग सुरंग के रास्ते भागते हैं। उधर वो लड़का रिमोट लेकर खड़ा होता है और सही समय का इंतजार करता है। तभी एबिगेल और कैसियस सुरंग से बाहर आते हैं, लेकिन उसी वक्त मुखिया जोम्बी एबिगेल को पकड़ लेता है। कैसियस तुरंत उस पर हमला करता है और उसी दौरान एबिगेल की नजर उसके हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है। वही ब्रेसलेट जो उसने बचपन में अपने पिता को दिया था। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यह जोम्बी कोई और नहीं, उसका अपना पिता है, लेकिन कैसियस उसे खींचकर वहां से ले जाता है। उधर वो लड़का रिमोट दबा देता है और पूरा शिप टाउन भयंकर धमाके में उड़ जाता है। सब कुछ राख में बदल जाता है, लेकिन उस राख के बीच से वही जोम्बी किंग फिर से उठ खड़ा होता है। कैसियस बिना डरे उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, लेकिन कैसियस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। कैसियस को मौत के करीब देखकर एबिगेल जमीन से बंदूक उठाती है। वह जानती थी कि सामने खड़ा जोम्बी उसका अपना पिता है, लेकिन वो ये भी देख रही थी वह जोम्बी उस शख्स को मार रहा है जिसने उसे 10 साल तक एक पिता की तरह पाला है। इसलिए वो एक पल भी नहीं सोचती और अपने अतीत को भुलाकर सीधे उसे जोम्बी किंग को मार देती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।